इफ़ यू डोंट टेक रिस्क यू विल ऑलवेज वर्क फॉर समवन हु डज। अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई रिस्क नहीं लेते हो तो आप ऐसे पर्सन के लिए हमेशा काम करते रह जाओगे जो कि हमेशा रिस्क लेता रहता है। तो थोड़ा इम्प्रूव करो, अपने आप को बढ़ाओ, हमेशा पढ़ते रहो और किसी चीज़ से डरना नहीं। अगर आप रिस्क लोगे तो आप हमेशा आगे ही जाओगे। अगर आपको फेलियर भी मिलता है तो फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ भी हर चीज़ छूट गई हमसे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम अगर एक बार फेल होते हैं तो हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सीखते हैं और हम उससे बहुत ऊपर जाते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो इसी थॉट के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास की बायो, जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम 5th चैप्टर चल रहा है। तो चलो उसको पढ़ लेते हैं क्या है। फुल ऑफ एनर्जी के साथ में ये स्टार्ट करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। तो देखते हैं कि ब्रीदिंग की प्रोसेस क्या होती है। वाइल ब्रीदिंग इन, जब हम ब्रीद करते हैं तो क्या होता है। व्हेन वी ब्रीद इन आवर डायफ्राम, ये क्या है, और मसल अंडर आवर लंग्स। मैंने आपको बताया पैराशूट टाइप का जो हमारे लंग्स के अंदर एक मसल्स है, ठीक है, वही डायफ्राम है। तो मूव्स डाउन और चेस्ट एक्सपेंड्स। जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो मूव्स डाउन हो जाता है, थोड़ा सा नीचे को डाउन मूव हो जाता है और जो हमारी चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाती है। जैसे कि आपको ऊपर ये दिख रहा है ना, ये जैसे ही हम ब्रीद इन करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम थोड़ा नीचे को मूव हो जाता है, फूल जाता है और हमारी जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है। दिस क्रिएट्स मोर स्पेसेस इन आवर चेस्ट। जैसे ही हम ब्रीद इन करते हैं हमारी चेस्ट में बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाती है, कॉजिंग एयर टू रश इनटू आवर लंग्स। क्योंकि हम एयर्स को इनहेल करते हैं, हम एयर को अपने अंदर भर लेते हैं। जैसे बैलून में हम हवा भरते हैं ना, ऐसे फू करके, तो पहले बैलून बिल्कुल ऐसे होता है, जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है। वैसे ही हमारी चेस्ट भी है, जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, वैसे ही जो हमारा डायफ्राम है वो एक्सपैंड हो जाता है, गुब्बारे की तरह फूल जाता है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर टू स्टे अलाइव एंड द एयर वी ब्रीथ हैज़ प्लेंटी ऑफ इट, ठीक है। तो जैसे आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत बहुत नेसेसरी है। व्हेन यू स्ट्रेच्ड, ये इसमें बताया हुआ है कि यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक ब्लोइंग अप अ बैलून। व्हेन यू स्ट्रेच्ड द बैलून एयर गोज इनसाइड इट। तो वही बताया हुआ है कि जैसे ही आप हवा देते हो बैलून में तो वो कैसे एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। Inside our lungs there are tiny air sacs called alveoli that takes in the oxygen from the air। तो मैंने आपको बताया था alveoli क्या होता है। alveoli जैसे किसी भी लीफ में जो स्टोमेटास होते हैं ना, स्टोमेटास क्या थे, छोटे छोटे छेद होते हैं। वैसे ही ह्यूमन की बॉडी में लंग्स में छोटे छोटे से छेद होते हैं, लीव्स में कहते हैं स्टोमेटास। और जो ह्यूमन की बॉडीज़ होती हैं उनके जो डायफ्राम में, लंग्स में जो छोटे छोटे से छेद होते हैं, छोटे छोटे से होल होते हैं, उसको हम कहते हैं एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली आपको समझ आ गया। तो दैट टेक्स इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जैसे लीफ में स्टोमेटास हवा को अंदर बाहर पास करते हैं, वैसे ही ह्यूमन की बॉडी में एल्वियोलीज जो होती हैं वो जो गैसेस होती हैं, हवा होती है, एयर होती है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको अंदर बाहर वो पास आउट पास इन करती रहती है, ठीक है। वंस इन द एल्वियोली द ऑक्सीजन मूव्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम्स एंड इज कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट नीडेड इट लाइक आवर ब्रेन एंड मसल्स। तो ऑक्सीजन जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होती है, तो मैंने आपको कल बताया था, जो पिछले वाली हमारी वीडियो थी,
अंदर जाते ही वो हमारे जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ब्लड के अंदर ब्लड स्ट्रीम है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें मिक्सअप हो जाती है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो फ्लो होना शुरू होता है जिनकी की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि ब्रेन में, मसल्स में। अब ये तो था ब्रीदिंग इन की बात की, जैसे हवा अंदर गई। अब अगर हम बाहर निकालते हैं हवा, ब्रीथ आउट करते हैं, तो क्या होता है? व्हेन वी ब्रीद आउट आवर डायफ्रागम मूव्स अप एंड आवर चेस्ट गेट्स स्मॉलर। जैसे हम बलून में हवा भरते हैं ना, पहले वो बैलून फूला हुआ इतना, जैसे उसमें से हवा निकल जाती है तो कैसे वो चिपक जाता है, वैसे ही हमारी चेस्ट के अंदर जो डायफ्रागम है वो भी वैसे ही वर्क करता है। जैसे ही हमने हवा को बाहर निकाला, वो वैसे ही उसका जो स्पेस है चेस्ट के अंदर वो छोटा हो गया। ठीक है, और पुशिंग एयर आउट ऑफ आवर लंग्स एंड थ्रू आवर माउथ और नोज़। और जो हवा है, एयर है, वो हमारे मुंह से या नोज़ से बाहर निकल जाती है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज लेटिंग द एयर आउट ऑफ अ बलून। जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ कि जैसे बलून होता है, When you squeeze it, the air rushes out. एकदम से हवा बाहर आ जाती है। ठीक है, When we exhale, our bodies need carbon dioxide to be pushed out of our lungs through our nose or mouth. तो हम सबको पता है कि जो एयर को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, एक्सेल के दौरान वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो, शोइंग परसेंटेजेस ऑफ गैसेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशंस एंड एक्सपिरेशंस। तो कितनी निकलती है, देखो, गैस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशंस। तो ऑक्सीजन 21% जब हम इनहेल करते हैं, और एक्सेल कितनी होती है, 16.4%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जाती है, 0.003%, और एक्सपायर्ड कितनी होती है, 4%। नाइट्रोजन 78%, और एक्सपायर्ड भी इतनी ही होती है, 78, और वाटर वेपर्स, वेरिएबल्स एंड सैचुरेटेड। ठीक है, आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से वीडियोस को देखो, आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। एक ये देखो, नॉलेज की इन्फो हब है। दी वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होल्डिंग वन ब्रीथ अंडर वाटर इज़ ओवर 24 मिनट्स 37 सेकेंड्स। एक पर्सन है, उन्होंने अपनी ब्रीथ को 24 मिनट 37 सेकेंड्स तक रोक के रखा, वो भी पानी के अंदर। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड बन गया है। फिर है कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीजेस। अब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है जो हमें रेस्पिरेशन के दौरान हो सकती हैं, जैसे अस्थमा हो गया। अस्थमा क्या है? अस्थमा इज़ अ कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट डैमेजेस टाइटन द एयरवेज इन आवर लंग्स। तो इसमें अस्थमा में क्या होता है, जैसे ही हम ब्रीद इन आउट करते हैं तो हमारा जो लंग है या तो वो डैमेज ही हो जाता है, वो सही से फंक्शन उसका नहीं वर्क कर पाता है, या फिर वो इतना टाइट हो जाएगा, जैसे आपको मैं समझा देती हूँ, वो इतना टाइट हो जाएगा। वैसे जो हम आपने देखा ना, ये हमारा ट्रैचिया है, ये हमारे लंग्स है। ठीक है, अब ये जो लंग्स है, अगर तो अस्थमा में ये इतने या तो डैमेज हो जाएंगे, बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, या फिर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। अब आपको ये दिख रहा है ना ऐसे, तो ये इतना ना रहे कि ये बिल्कुल इतना टाइट हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। एयरवेज होता है ये रास्ता इसका। ठीक है, ये तो ये जो उसका एयरवेज है लंग्स का, वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ठीक है, जब ये टाइट हो गया, देन एन अस्थमेटिक पर्सनस एयरवेज स्वेल एंड बिकम नैरो व्हेन इट ट्रिगर्ड। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट होनी होती है, तो उस अस्थमेटिक पर्सन की जो एयरवेज है, एयरवेज होती है रास्ता, हवा जाने का रास्ता, वो बिल्कुल या तो वो स्वेल कर जाएगा, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी उसमें, या फिर वो इतना नैरो पतला हो जाएगा कि हवा उसमें से जा ही नहीं पाएगी।
मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर द पर्सन टू ब्रीथ। तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा है ना कि ये अस्थमिक जो अस्थमा होती है जिन लोगों को, तो वो इन्हेलर सा रखते हैं, एकदम से उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको सांस नहीं आ रही, तो एकदम से वो ऐसे करते हैं ना, स्प्रे सा मुंह में ऐसे करके स्प्रे डाल देते हैं मुंह में, ठीक है। तो वही उनको सांस आती ही नहीं है। तो कॉज क्या हो सकती है इसके? लंग एयरवेज गेट स्वॉलन एंड कंस्ट्रिक्ट ड्यू टू स्ट्रेसर लाइक कोल्ड एयर, एक्सरसाइज एंड एलर्जीज। तो या तो लंग्स के जो रास्ते हैं, एयरवेज है, वो तो बहुत ज़्यादा स्वेल होकर वो बंद हो जाएगा। जब स्वेलिंग होती है कितना सूज जाता है, तो जब सूज जाएगा तो वो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो किस कारण से होता है वो? या तो प्रेशर पड़ेगा, या तो स्ट्रेस के कारण हो सकता है, या फिर जैसे कोल्ड एयर आ रही है उसके कारण वो बंद हो सकता है, या फिर हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है उसके कारण हो सकता है, या फिर कोई एलर्जी भी हो सकती है। सिम्टम क्या होंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे अस्थमा हो चुका है? तो सिम्टम है इसके, चेस्ट टाइट हो जाएगी बिल्कुल, है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। विजिंग हो जाएगा, विजिंग होती है कई बार, हमें जुकाम होता है, कोल्ड हो जाता है, तो घर 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 की आवाज़ आती है ना, हमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, ऐसे कुछ आवाज़ आती है, उसको विजिंग कहते हैं। कफिंग आपको पता है, गला बिल्कुल जाम हो गया है ना, खांसी वगैरह होती है, जुकाम हो गया। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और ब्रीथ भी ऐसी आ रही है बिल्कुल आप छोटी छोटी से ले रहे हो, ऐसा लगता है आपको कि नाक बिल्कुल बंद हो चुका है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। ट्रीटमेंट क्या है इसका? अब अगर सपोज करो हमें अस्थमा हो गया तो ट्रीटमेंट क्या है? इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इनहेलर्स और अदर मेडिकेशंस टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशंस एंड ओपन अप द एयरवेज। तो एक तो इनहेलर बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है, कि इनहेलर ले लो, उसको यूज़ करो, या फिर अदर कोई भी रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए कोई दवाई दे सकते हैं डॉक्टर। ओपन दी एयरवेज, जिससे कि जो हमारी लंग्स की जो एयरवेज है वो खुल जाए। डॉक्टर्स एडवाइस इज़ नीडेड, अपनी मर्जी से कोई इन्हेलर नहीं लेना है, कोई दवाई नहीं लेनी है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होता है कोई सूजन की, जैसे स्वेल हो जाता है तो उसकी कोई दवाई, ठीक है। फिर है ब्रोंचिटिस। क्या है ब्रोंचिटाइटिस? क्या है? व्हेन वी हैव ब्रोंचिटाइटिस, the airways in our lungs swell up and generate too much mucus। म्यूकस होता है, जब हमें कोल्ड होता है ना तो हमारे बलगम जम जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, तो म्यूकस उसको कहते हैं। ये भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इससे मिलता जुलता है। तो ब्रोंचिटाइटिस में भी यही होता है कि जो लंग्स के रास्ते हैं वो बिल्कुल स्वेल कर जाएंगे, सूज जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये होगी कि म्यूकस आएगा, बलगम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अब इसके कॉज क्या है, क्या कारण हो सकते हैं? अ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयरवेज इन द लंग्स। तो इसका ये हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण लंग्स में जो लंग्स के एयरवेज है वो बिल्कुल सूज गए हैं, बिल्कुल बंद हो चुके हैं, ठीक है। फिर है सिम्टम क्या है इसके, हमें कैसे पता चले कि हमें ब्रोंचिटाइटिस हो गया है? तो उसके सिम्टम है कफिंग हो गया, विजिंग, वही घर घर की आवाज़, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट डिकम्फर्ट होगी हमारी, हमें फील होगा कि हमारी चेस्ट में कुछ हुआ है, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इन्वॉल्व्स रेस्ट, इसमें रेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाइड्रेशन एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन टू मैनेज सिम्टम्स, और हाइड्रेट रखना अपनी बॉडी को, ठीक है, पानी पीते रहना है और मेडिकेशन लेते रहना है टाइम से। इन सम केसेस डॉक्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स इन दी इन्फेक्शन इज़ बैक्टीरियल। कई बार क्या है, जो डॉक्टर हैं एंटीबायोटिक्स दे देते हैं ताकि कोई अगर बैक्टीरियल के कारण इन्फेक्शन हो गया है तो वो सही से हो सके। थर्ड है निमोनिया। सबसे पहले कौन कौन सी डिसीज़ेज़ हो रही हैं वो रिवाइज करते चलते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग के कारण सबसे पहले आ गई अस्थमा, सेकंड है कौन सी थी ये, ब्रोंचिटाइटिस, और थर्ड है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया भी ब्रीदिंग के कारण ही होता है। इसमें क्या होता है, एन इलनेस कॉल निमोनिया इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इनटू आवर लंग्स। अब इसमें क्या है, जो हमारे सेक्स है, जो हमारे बॉडी लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे से छेद है वो ब्लॉक हो जाएंगे, इन्फ्लेम्स हो जाएंगे, ठीक है।
वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि वही तो हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करती हैं। अगर वही बंद हो गए तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। सिम्टम्स लाइक कफिंग, फीवर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स मे रिजल्ट फ्रॉम दिस। तो इससे भी यही हो जाएगा, कफ हो जाएगा, फीवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब कॉज क्या हो सकती हैं, क्या कारण है? लंग इन्फेक्शन हो सकता है कोई, दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन दी एयर सैक्स एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। तो बैक्टीरिया के, वायरस के कारण या फंगस के कारण कोई भी लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण जो एयर सैक्स है या एवियोली है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। ये थर्ड था निमोनिया। सिम्टम क्या है इसके सबके? देखो सिम्टम अगर आपके एग्जाम में आता है या टेस्ट में आता है तो कफिंग सब में आ रहा है, फीवर सब में आ रहा है, चेस्ट में पेन, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड फटीग, इसमें फिर आपको थकावट भी फील हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है इसका, इट इन्वॉल्व्स एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल मेडिकेशंस टू ट्रीट द इन्फेक्शन। रेस्ट एंड हाइड्रेशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रिकवरी। डॉक्टर्स एडवाइस शुड बी टेकन। तो सब में सेम ही है, रेस्ट करना है, एंटीबायोटिक्स लेने हैं, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। फिर है ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। अस्थमा इज़ अ कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉजेज एयरवेज टू स्वेलन हो जाएगा इसमें, एयरवेज, ठीक है, एंड बिकम नैरो, leading to symptoms like chest tightness and wheezing. Treatment involves the use of inhaler or medications to reduce inflammations and open up the airways, requiring a doctor's advice. तो ये था। फिर फोर्थ है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी भी हम इसको कहते हैं। ये कैसे होता है, इसकी पहचान क्या है? अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नोन एज ट्यूबरक्लोसिस टीबी कैन अफेक्ट द लंग्स एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, अगर हो जाए, अगर इसका सही से ट्रीटमेंट ना हो तो इंसान जो है, कोई भी पर्सन है, वो डेथ भी हो जाती है उसकी। तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। तो उसका कैसे पता चलेगा? ये होता क्या है, ये देखो, लंग्स में इन्फेक्शन होगा कोई भी, इस अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, टीबी हो जाता है, ये लंग्स को तो अफेक्ट करता ही करता है, लेकिन साथ में जो बॉडी के और ऑर्गन्स है उसको भी ये अफेक्ट कर देता है, ठीक है। When a person with TB coughs or sneeze, TB is transmitted through the air। और TB होता कैसे है? TB हवा के कारण होता है, कम्युनिकेटिव डिसीज़ है ये, एक से दूसरे पर्सन को भी ये हो सकती हैं। इसकी पहचान क्या है? इसमें कफ होगा और स्नीज़ होगा। स्नीज़ मतलब छींकें बहुत ज़्यादा आएंगी आपको, ठीक है। कॉज क्या है, किस कारण से ये होता है? अ बैक्टीरियल infection that can spread through the air when a person with TB cough or sneeze। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही ये फैलता है। और इसमें क्या होता है, कफ हो जाता है, स्नीज, ठीक है। यही सिम्टम सेम आ रही हैं। और सिम्टम क्या है इसमें? कॉजिंग फीवर, चेस्ट पेन, वेट लॉस और फटीग। इसमें एक एक्स्ट्रा होगा, बाकी सारे होंगे, कफिंग हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, वेट लॉस होगा इसमें। अगर टीबी आपको होगी, एक खांसी आपको दिन रात हो रही है, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको खांसी हो रही है और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, कफिंग इतनी हो रही है, म्यूकस आपको आ रहा है, बार बार आपको थूकना पड़ रहा है, वो है ना म्यूकस बलगम आता है ना, तो अगर वो हो रहा है, और इसमें एक चीज़ और होती है, आपको थकावट इतनी ज़्यादा फील होगी और वेट लॉस होना आपका शुरू हो जाएगा, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? इन्वॉल्व्स रेस्ट एंड लॉन्ग कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑफन फॉर सेवरल मंथ्स। देखो, तो इसको कभी भी नॉर्मलाइज नहीं करना है, इसको एक सीरियस प्रॉब्लम की तरह लेना है। इसमें सबसे पहले तो जिस पर्सन को ये हुआ है उसको रेस्ट देना है, और जो उसका कोर्स है, दवाइयों का कोर्स है, वो बहुत लंबा चलता है, कई महीने या साल भी लग जाते हैं, तब जाकर ये ठीक होता है। तो एंटीबायोटिक्स इसमें लेनी है, ठीक है। अब है सम हेल्दी ब्रीदिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज। फिजिकल एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी है? रिमेंबर टू प्रैक्टिस द फॉलोइंग एक्सरसाइज। इसको मैंने आपको पहले बताया था, वही है डीप बेली ब्रीदिंग। ब्रीद इन थ्रू योर नोज, फील योर बेली राइज, ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ, फील योर बेली फॉल।
ठीक है। तो आप जो कपालभाति देखा है ना आपने, करते होंगे ऐसे, देखो मुझे ऐसे, जिसमें हमारा जो स्टमक है वो फूलता है ऐसे जोर जोर से, हम आपने अपने घर में देखा होगा ऐसे, ये वही है। ठीक है, कपालभाति ही है एक्सरसाइज। सेकंड कौन सी है? बॉक्स ब्रीदिंग। इनहेल फॉर 4 काउंट्स, होल्ड फॉर 4 काउंट्स, इनहेल 4 काउंट्स, पॉज फॉर 4 काउंट्स, देन रिपीट। तो ये क्या है? ये अनुलोम विलोम है। मैंने आपको बताया था ऐसे लेफ़्ट इनहेल से करते, नेज़ल से करते हैं, वो वाला है ना। सबसे पहले हमने वीडियो जब स्टार्ट की थी तो यही किया था। सबसे पहले क्या किया, लेफ़्ट नेज़ल से आपने धीरे 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 ब्रीथ इन करनी है और फिर होल्ड करना है। होल्ड कैसे करना है? इसको ऐसे बंद कर देना है, काउंट करना है 1 2 3, और फिर दूसरे नेज़ल से धीरे धीरे ये जो ब्रीथ आउट करनी है एयर। तो ये है बॉक्स ब्रीदिंग। थर्ड क्या है? लाइन्स ब्रीथ। टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सेल विद अ साउंड हा वाइल स्ट्रिकिंग आउट योर टंग, रिपीट। तो इसमें क्या करना है, आपने एक बहुत लंबी ब्रीथ करनी है और आपने एक ऐसी साउंड निकालनी है जैसे कि एक लाइन करता है। ठीक है, तो कैसी करनी? ब्रीथ ली ऐसे वाली, इसको हम कहते हैं लाइन ब्रीदिंग। ठीक है, फिर है ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। इनहेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सेल थ्रू द राइट नोस्ट्रिल। ये भी अनुलोम विलोम ही है। एक नोज से ब्रीद इन की, दूसरे नोज से ब्रीद आउट की, अनुलोम विलोम ही है। इस जिससे छोड़ी है उसी से ली है, दूसरे से छोड़नी है, बस यही रिपीट करनी है। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और आप लोग अभी 6 में हो बच्चे, तो आपने भी सुबह उठ के, अगर हो सके पॉसिबल हो तो होना करना ही पड़ेगा। सुबह उठो, 6 के बजे उठो और बाहर का एनवायरनमेंट देखो कितना अच्छा होता, बहुत अच्छा मौसम होता है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो ये चारों एक्सरसाइज आप कर सकते हो। कूदो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो ताकि आप फिट रह सको। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है, तो आंसर्स इसका आप बता सकते हो अपने आप। पहले मैं क्वेश्चन बोलूँगी, अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा तो आप आंसर अपने आप बोल लेना। जैसे मैं क्वेश्चन बोलती हूँ अपने आप बोलोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा नहीं है? ठीक है, तो हार्ट है, लंग है, ट्रेचिया है या लीवर है। तो इसमें लीवर जो है वो नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लीवर नहीं है। फिर है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ, इसका है लीवर। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला पर्पस क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? प्रोड्यूसिंग एनर्जी, कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, पंपिंग ब्लड, एब्जॉर्बिंग सनलाइट। तो प्रोड्यूसिंग एनर्जी ही है इसका आंसर। हमने देखा था ना कि ऑक्सीजन जो हमारे अंदर जाता है तो वो एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है। पढ़ा था ना हमने कि एबियोटिक एंड एनएबियोटिक सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमने पढ़ा था तो उसमें क्या है, 36 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसका आंसर जो है वो प्रोड्यूस एनर्जी करना ही है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। विच टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन ऑकर्स विदाउट द नीड ऑफ फॉर द ऑक्सीजन। तो ये हमने पढ़ा था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप वीडियो में अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको आंसर अपने आप आ रहे होंगे। इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम रट ही नहीं रहे हैं। मेरा मेन मकसद यही है बच्चों को पढ़ाना कि वो रटे ना, क्रैम ना करे और आंसर वो जल्दी से समझ से दे सके। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डायफ्रागम इन द प्रोसेस फॉर ब्रीदिंग। तो डायफ्रागम का क्या प्रोसेस होता है ब्रीदिंग में? producing sound, expanding the chest during exhaling carbon dioxide, constrict the airways। तो इसमें इसका डायफ्रागम का पढ़ा था ना हमने कि पैरासूट टाइप का होता है, वो एक्सपैंड करता है चेस्ट को और क्या करता है, एक्सपैंड करता है और कंस्ट्रिक्ट करता है। तो उसका होगा एक्सपैंडिंग द चेस्ट ड्यूरिंग